Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. तो समझते हैं श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र में सबसे पहला भाग होता है जो हमारा मुख्य अंग है, वो है नाक या फिर हमारी नासिका। नासिका का जो छिद्र होता है, उस नासिका छिद्र से हम जो वायु है उसको ग्रहण करते हैं। वायु को ग्रहण करते हैं तो हमारी नाक में जो नासा मार्ग होता है, ये नाक वाला मार्ग जो होता है, नाक में जो नलिकाएं होती है उसमें छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। वो रोम क्या करते हैं, जो वायु है उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध कैसे करेंगे? उसमें जो भी गंदगी होगी वो रोम से अटक के वहीं रुक जाएगी और अंदर नहीं जा पाएगी, तो वो उसको शुद्ध करते हैं। और जो हमारी जो नाक में जो ग्रंथियां होती है, वो जो वायु होती है उसको हल्का सा गर्म भी कर देती है। तो यहाँ पे दो काम हो गए कि वायु को शुद्ध करना और वायु को थोड़ा सा गर्म करना। अब ये वायु अंदर जाती है तो श्वास नली आती है। श्वास नली के ऊपर छल्ले लगे होते हैं। मान लो ये श्वास नली है तो इसके ऊपर ऐसे गोल गोल से छल्ले होते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं, श्वास नली को मजबूती प्रदान करते हैं ताकि श्वास नली फटे ना। जब वायु अंदर लेंगे हम तो उससे दाब बनता है, वायु दाब बनता है, और वायु दाब से कोई भी नली फट सकती है। तो इसके ऊपर एक छल्ले लगे हुए होते हैं। अब श्वास नली जब आगे और आगे अगर इसको हम देखें तो आगे ये क्या करती है, श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है श्वसनी में, जिसको हम बोलते हैं श्वसनी। श्वसनी हमारे दो फेफड़े होते हैं, एक तो दायां फेफड़ा, एक बायां फेफड़ा है। अब दोनों फेफड़ों के अंदर ये जो श्वसनी है ये बहुत सारी छोटी छोटी श्वसनियों में टूट जाती है, बहुत पतली पतली श्वसनियों में और टूट जाती है, बहुत सारी श्वसनियों में टूट जाती है। अब जो दोनों फेफड़े होते हैं, अब फेफड़ों की एक बात मैं आपको बताता हूँ। फेफड़ों में क्या होता है कि जो हमारा एक तरफ का जो फेफड़ा होता है उसका आकार छोटा होता है, क्योंकि उसमें हृदय जो हमारा दिल होता है उसका कुछ भाग विद्यमान रहता है, इसलिए उसका आकार छोटा होता है। इसलिए हमारे जो बाएं फेफड़ा होता है उसमें केवल दो खंड होते हैं। हमारा जो बायां फेफड़ा है उसमें दो खंड होते हैं, जबकि दाएं फेफड़े में तीन खंड होते हैं। खंड का मतलब होता है भाग, जो जिसमें वायु कोष्ठ होते हैं, वायु भरती है अंदर जाके। तो ये फेफड़े की बात की हमने। तो हम बात कर रहे थे कि श्वसनी आगे जाके बहुत सारी छोटी छोटी श्वसनियों में टूट जाती है, और ये श्वसनियाँ अंत में जब बहुत सारे चीज़ों में टूटने के बाद ये छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी पतली पतली ट्यूबों में टूट जाती है। उसके बाद अंत में ये एक जो हमारी जो गेंद होती है, छोटी छोटी गेंद, उस टाइप का जो एक आकार वाली गेंदें होती है, ये इनसे जुड़ी होती है। जैसे ही मान लो ये श्वसनी आई और उससे यहाँ पे बहुत सारी गेंदें जुड़ी हुई रहती है। इनको बोलते हैं कूपिकाएँ। क्या बोलते हैं इनको? कूपिकाएँ। तो हमारे जो श्वसन है उसकी जो सबसे कार्यात्मक इकाई है वो यही कूपिकाएँ हैं। कूपिकाएँ फुसफुस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फुसफुस मतलब फेफड़े, फुसफुस का मतलब होता है फेफड़े। तो कूपिकाएँ फुसफुस की संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई है। अब किस प्रकार है, क्योंकि जब वायु आएगी तो श्वसनिकाओं से होते हुए इन कूपिकाओं में आएगी, और ये कूपिकाओं का आकार हो जाता है बड़ा। कूपिकाओं का आकार बढ़ जाता है और हमारा जो फेफड़े हैं वो फूलते हैं। हमारी रिब्स जो हड्डियाँ होती है वो बाहर की तरफ, छाती बाहर की तरफ फूल जाती है, और जो नीचे एक यहाँ पे एक पर्दा लगा होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या करता है, थोड़ा अंदर की तरफ घुस जाता है, अंदर की तरफ घुस जाता है वायु दाब के कारण। अब इन कूपिकाओं में क्या है, ऑक्सीजन आ जाती है। जिस तरह हमने जो वायु है सबसे पहले नासा द्वार, फिर वहाँ से रोम छिद्र,
रोम छिद्र के बाद श्वास नली, फिर श्वसनी कहाँ है, फिर फेफड़ों में, फेफड़ों के अंदर कूपिकाओं में वायु भर जाती है। अब वायु कूपिकाओं में भर गई, अब इन कूपिकाओं से छोटी छोटी क्या लगी होती है, वाहिनियाँ लगी होती है। वाहिनियाँ मतलब रक्त वाहिनियाँ, वो यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाती है पूरे शरीर में और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती है कूपिकाओं में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड वापस कूपिकाओं में लेके आती है तो कूपिकाएं वापस श्वसनी से होते कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से पूरी क्रिया होती है ये। सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर जाएगी, कूपिकाएं फूलेगी, वहाँ से रक्त की धमनियों से होते ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगी और ऑक्सीजन पूरे शरीर को मिलने के बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर है वहाँ पे जो भोजन है उसका पाचन में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन जाता है, भोजन को तोड़ता है और हमारे शरीर में एटीपी ऊर्जा निकलती है और एटीपी ऊर्जा निकलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है कूपिकाओं में और हमारे नासा मार्ग से ये वापस बाहर निकल जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है श्वसन में। तो ये तो हमने चित्र से समझा, अब इसको हम समझते हैं एक एक करके। तो श्वसन के 3 भाग होते हैं, एक तो ऊपरी भाग ऊपरी श्वसन बोलते हैं और निचले वाले भाग को निचला श्वसन और मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन में आते हैं हमारा नाक, मुख, ग्रसनी और कंठ, जबकि निचले श्वसन में आते हैं श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। मतलब अगर मैं श्वसन का डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो ये हमारा नाक वाला भाग है और ये हमारा इस तरह से, तो यहाँ से नाक वाला भाग और मुख वाले भाग दोनों से हम शोषण कर सकते हैं। मुख से भी हम शोषण कर सकते हैं और नाक से भी हम शोषण कर सकते हैं। यहाँ से ग्रसनी और कंठ यहाँ तक का तो भाग जो हो गया ये ऊपरी शोषण हो गया। उसके बाद जो श्वसनी आएगी, फिर फेफड़े आएंगे दोनों तरफ हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आएंगे हमारे निचले श्वसन की क्रिया में। उसके बाद नीचे मांसपेशियाँ होती है जो डायफ्राम होती है, या फिर जो कूपिकाओं से जो कूपिकाएं होती है उनसे मांसपेशियाँ लगी होती है, वो उनका अलग कार्य हो जाता है। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी श्वसन के पहला भाग है नासिका। नासिका का भाग हमने समझ लिया है, पर यहाँ पे लिखित रूप में है, तो इसमें से आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है ताकि आप अच्छे से समझ सको। प्रथम श्वसन अंग है जो 2 नासा छिद्रों से होकर नासा गुहा से होता नासा ग्रसनी में खुलता है, ठीक है। नासा गुहा से होते हुए नासा ग्रसनी में खुलता है। जो हमारी नाक का जो सबसे अंतिम भाग होता है वो नासा ग्रसनी होती है, वहाँ तक ये नासिका होती है। तो नासा गुहा में रोम और सर्पिलाकार अस्थियाँ होती है। रोम का काम क्या होता है, जो वायु की गंदगी होती है जो हम ग्रहण करते हैं उसको, वायु को शुद्ध करना, उस गंदगी को रोक देती है। तो वायु को शुद्ध करना इनका काम होता है, सर्पिलाकार की अस्थियाँ और रोम का। उसके बाद मुख की बात करें तो मुख द्वितीयक श्वसन अंग है। द्वितीयक क्यों कहा, क्योंकि अगर नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो हम मुख से लेते हैं। जैसे जब हमको सर्दी या जुकाम हो जाता है तो द्वितीय श्वसन अंग का रूप का इस्तेमाल करते हैं। अब मुख में कोई रोम नहीं होता, तो इसमें जो वायु होती है, जैसी वायु हम ग्रहण करते हैं वही हमारे शरीर में जाती है। तो इसमें नाक के द्वारा ली गई जितनी शुद्ध वायु नहीं होती। मुख जो है मुख ग्रसनी में खुलता है और मुख से ली गई श्वास, नाक से ली गई श्वास जितनी शुद्ध नहीं होती। अगला भाग है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, श्वास नाल और ग्रास नाल से मिलने वाला स्थान में छोटी सी संरचना होती है जिसको ग्रसनी कहते हैं। अब यहाँ पे नासिका कहाँ पे खुली, नासा ग्रसनी में। मुख कहाँ खुला, मुख ग्रसनी में। ये दोनों जहाँ पे मिलेगी उसको बोलते हैं हम ग्रसनी। तो वो ग्रसनी होती है। अब ग्रसनी में को 3 भागों में बांटा गया, एक तो नासा ग्रसनी, एक मुख ग्रसनी, एक कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी एंड कंठ ग्रसनी, 3 ग्रसनियाँ हैं। अब नासिका से आने वाली वायु नासा ग्रसनी से कंठ ग्रसनी में श्वास नली में जाती है, जबकि मुख से आने वाली वायु मुख ग्रसनी से कंठ ग्रसनी में जाती है। इसको ऐसे समझो कि नाक से भी वायु आ रही है और मुख से भी आ रही है।
ठीक है। अब नासा ग्रसनी में आएगी, मुख ग्रसनी में आएगी। अब इन दोनों से नीचे जाएगी जहाँ पे कंठ ग्रसनी है। ये वाली कंठ ग्रसनी है, ये वाली नासा ग्रसनी और ये वाली मुख ग्रसनी। तो तीनों से होते हुए तीनों ग्रसनियाँ एक पॉइंट पे मिलती है जिसको हमने ग्रसनी कहा। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। अब नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी दोनों से जो भी वायु आती है वो कंठ ग्रसनी में जाती है। ये पूरा तात्पर्य है। आता है समझ में? एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। तो कंठ ग्रसनी से श्वास नली में जाती है। तो अब श्वास नली में हमारी वायु चली गई। श्वास नली के बाद कंठ आता है जहाँ से हम बोल पाते हैं। जो हमारे स्वर निकलते हैं वो कंठ से ही निकलते हैं। कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी त्रिभुजाकार कमरे की के समान की संरचना होती है। ये स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं। स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं जो स्वर का निर्माण करते हैं, गले की विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक घाटी ढक्कन होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जो हम भोजन करते हैं वो श्वास नली में ना चला जाए, उसको रोकने का काम होता है एपिग्लोटिस का। ठीक है। अब श्वास नली के बारे में बात कर लेते हैं। श्वास नली 12 सेंटीमीटर तो लंबी होती है, कंठ से लेकर वक्ष गुहा तक होती है और इस पर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। मैंने बताया था छल्ले पाए जाते हैं ताकि ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं और इसको फटने से रोकते हैं। ठीक है। अब ये श्वास नली दाईं और बाईं 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं और दोनों फेफड़ों में जाकर मिल जाती है। श्वास नली पूरी आई, वो 2 भागों में बट गई, एक बाएं फेफड़े में, एक दाएं फेफड़े में। बाएं फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि उसमें हृदय का कुछ भाग होता है और दाएं फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद इनको श्वास नली इनको बोला जाता है श्वसनी और श्वसनिकाएं। श्वसनी क्यों बोला जाता है? जब ये कम भाग में विभक्त होती है। जब ज़्यादा भाग में आगे जाके बहुत पतली पतली हो जाती है तो इनको हम बोलते थे श्वसनिकाएं। अब श्वसनी और श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। श्वसनिका विभाजित होकर फेफड़ों में वायु कोशिका वाहिनियों के रूप में छोटी छोटी कूपिकाओं में खुलती है। छोटी छोटी कूपिकाओं में खुलती है और कूपिकाओं में रक्त की नलिकाएं पाई जाती है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये भी हमने समझ लिया था। कूपिकाओं के कारण फुसफुस या फिर फेफड़ों का आकार कई गुना बढ़ जाता है। कूपिकाओं को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो ये पूरा डिटेल से हमने पहले समझ लिया। अब इसके एक एक भाग के हमने बात कर ली। ठीक है, समझ में आता है? तो ऊपरी श्वसन अंग में नाक, मुख, ग्रसनी और कंठ तक, फिर श्वास नली, श्वसनी फेफड़िकाएं निचले श्वसन अंग के भाग हैं। नासिका का काम समझ में आ गया हमको कि श्वास अंदर लेना, मुख का काम भी श्वास अंदर लेना। बस ये द्वितीयक श्वसन अंग है, ये प्राथमिक श्वसन अंग है। और प्राथमिक श्वसन अंग में शुद्ध वायु जाती है जबकि मुख में इतनी शुद्ध वायु नहीं जाती। ग्रसनी 3 ग्रसनियाँ होती है, एक तो नाक ग्रसनी, एक मुख ग्रसनी, एक कंठ ग्रसनी। नाक और मुख ग्रसनी से जो हम श्वास लेते हैं वो कंठ ग्रसनी में जाती है। कंठ ग्रसनी में कौन सी? एक तो स्वर पैदा करने वाली रज्जु होती है और एपिग्लोटिस होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। श्वास नलिका 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो आगे जाके 2 भागों में विभक्त हो जाती है और दोनों फेफड़ों में जुड़ जाती है। दोनों फेफड़ों में श्वसनिकाएं होती है जो किससे जुड़ी होती है? कूपिकाओं से जुड़ी होती है। और कूपिकाओं में रक्त नलिकाएं पाई जाती है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती है। और कूपिकाएं ही हमारे श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये पूरा क्रिया थी हमारे श्वसन तंत्र की। अब श्वसन तो हो गया। अब श्वसन को भी हम 2 उपकरणों में विभाजित करते हैं। श्वसन की क्रियाविधि हमारी समाप्त हो चुकी है। इसको समझते हैं, ये श्वसन के उपचरणों को। यहाँ पे 2 भाग है इसका, अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन का कितना सा मतलब है कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो वो है अंतःश्वसन, जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो है बाह्य श्वसन। बस इतना सा मतलब है। अब अंतःश्वसन में क्या होगा? डायफ्राम और फेसियों में संकुचन होगा, डायफ्राम सिकुड़ेगा, डायफ्राम चपटा होकर अंदर की तरफ जाएगा,
ताकि पसलियाँ बाहर आएगी और हमारा जो उदर है वो आगे की ओर खिसक जाता है और फेफड़े फैल जाते हैं। मतलब अपने सांस भरी, हमारा जो डायफ्राम है हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं, फेफड़ों के नीचे चेक करो, जैसे हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम अंदर घुस जाता है, हमारा जो फेफड़े फैल जाते हैं और जो हमारा उदर है वो बाहर की ओर खिसक जाता है। तो ये है अंतःशोषण। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम वापस शिथिल हो जाता है और पसलियाँ पुनः स्थिति में आ जाती है और इनका आयतन घट जाता है। जो हमारे वक्षीय होते हैं, हमारी वक्षीय गुहाएं जो फेफड़े हैं, उनका आकार घट जाता है और फेफड़े से भरी वायु श्वसन मार्ग से होती हुई बाहर निकल जाती है। इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। तो अंतःश्वसन मतलब जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो लिखने हैं, और बाह्य श्वसन में जब सांस छोड़ते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो लिखने हैं। तो दोनों उपचरणों को हम लिख सकते हैं। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? तो नासिका तो हमारा कौन सा है? प्राथमिक है, जिसमें शुद्ध वायु हो जाती है। जबकि द्वितीय श्वसन अंग है मुख। जब नाक काम ना करे सर्दियों में तो मुख से हम श्वास लेते हैं, वो द्वितीय श्वसन अंग है। अगला है बाएं फेफड़ों में पाए जाने वाली खंडों की संख्या बताओ। बाएं फेफड़ों में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी होती है? 2, क्योंकि इसमें हृदय होता है इसलिए इसमें 2 ही खंड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है एल्वियोलाई में पाई जाती है। एल्वियोलाई, अब ये तो नया नाम आ गया एल्वियोलाई, हमने तो पढ़ा ही नहीं भैया। एल्वियोलाई कुछ नहीं है, कूपिकाएं कोई एल्वियोलाई कहते हैं। कूपिकाएं जो होती है, जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कूपिका है, वही एल्वियोलाई होती है। ये जो पाई जाती है ये सल्की उपकला में पाई जाती है। ये नाम याद रखना, सल्की उपकला में पाई जाती है। उपकला का क्या मतलब पता है? कोई भी जो सतह होती है उसके अंदर जो दीवारें होती हैं उनको उपकला बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आया होगा श्वसन, और इसके प्रश्न अभ्यास के हमने प्रश्न भी किए कुछ।